Hello guys, welcome back on another video. It is second part. My name is Manoj Dubey and let's get started the second part of balance of payment. कल आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिल गई थी। जो नए हैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पड़ा हुआ है, जाके चेकआउट करो। फर्स्ट पार्ट करने के बाद उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी मैं यूँ खत्म करा दूंगा बस एक दो पार्ट में और। राइट, फिर इसके सबसे एंड में जब ये वीडियो खत्म होगी, ये पार्ट खत्म होगा तो लास्ट पार्ट में स्टेम क्वेश्चंस भी कराने वाले। सो बी कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। पूरी एंड तक वीडियो देखनी है। चलो फिर शुरू करें। चलो फिर शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने कल डिटेल पढ़ा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कितने पार्ट्स हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली जो रिकॉर्डिंग करती है अपनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, मतलब हमारे देश में और देश के बाहर के देशों में। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ रेजिडेंट। अब जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मद्देनजर अगर ध्यान रखो, तो दो ही उसके बेसिकली अकाउंट है। एक करेंट अकाउंट है, मतलब यूं कह सकते हैं कि ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू आइटम्स। ये टू अकाउंट्स हैं, दो ग्रुप कर सकते हैं। एक का नाम है करंट अकाउंट एंड ऑफ कोर्स सेकंड वाले का नाम है कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर है? चलो समझो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है। सबसे पहले करंट अकाउंट पे फोकस करो। करंट अकाउंट किन किन चीजों को रिकॉर्ड करता है? करंट अकाउंट विजिबल एक्सपोर्ट, ठीक है, विजिबल इंपोर्ट, ठीक है, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर, वो चाहे टू हो या फ्रॉम हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, या तो हम दे या फिर हम ले, दोनों ही केसों को हम यहाँ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज तुम्हें याद आ रही होगी, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है, चौथा नहीं लिखा मैंने, कैपिटल में, याद है? क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर के लिए पर्टिकुलर अकाउंट बना के रखा है, वो है कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर है? सो करंट अकाउंट के ये तीन क्या है? ये करंट अकाउंट पर मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर वर्ड्स बहुत फंसाते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। कॉम्पोनेंट्स। सो क्या करंट अकाउंट के ये क्या है? कॉम्पोनेंट्स। विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल इंपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर? ठीक है। विजिबल एक्सपोर्ट इन केस अगर फिजिकल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर लो। फिजिकल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर लो। कोई पेमेंट आप दूसरे देश में दे रहे हो, रिकॉर्ड कर लो। दूसरे देश से ले रहे हो, रिकॉर्ड कर लो। अब आती है बात कि कहाँ किस साइड में किया जाता है, तो कल के पार्ट में मैंने सिखाया था कि अगर एक्सपोर्ट है जिससे आपको फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, करेंसी आने वाली है, तो इनफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, नॉमिनल नेचर के कॉन्सेप्ट के बेस्ड फंड। अगर इंपोर्ट है ऑब्वियसली पेमेंट यहाँ से जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, डेबिट करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर अगर तुम्हारे देश में इनफ्लो हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। जा रहा है तुम्हारे देश से, तो डेबिट करेंगे। सिंपल बात है। क्रेडिट को हम फेवरेबल कहते हैं। तो अगर कोई बोले कि फेवरेबल B1B क्या है, तो समझना है फेवरेबल का मतलब है कि क्रेडिट में आइटम, मतलब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन ज्यादा है और डेबिट पे ट्रांजेक्शन कम है, और वही अंत में सरप्लस BOP या सरप्लस BOD करके आपको दे देंगे। जहां तक बात हम करें कि अगर विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट के मद्देनजर, तो हमने इसको कल पढ़ा था कि इसके लिए छोटा सा पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, विच इज बैलेंस ऑन ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब ट्रेड सरप्लस है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट है। क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। सो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है, मतलब पॉजिटिव साइड ज्यादा होगी, पॉजिटिव साइड को हम फेवरेबल या फिर क्रेडिट साइड भी कहते हैं। और अगर नेगेटिव साइड है तो डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे आप लोग, और आपके देश से फॉरेन करेंसी ज्यादा भी होगी। ठीक, चलो तो आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं कुछ और समझाऊंगा आपको, ध्यान रखना। अगर ये तीनों पे ओवरऑल आप समझो, मतलब तीनों पे ओवरऑल लो, और आपके देश में आई ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज आया ज्यादा और गया कम, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा मैं सबकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल। तो ओवरऑल के लिए हमारे पास फिर दो चीजें और निकलती हैं तीनों के लिए। एक आता है करंट अकाउंट का सरप्लस, ठीक है, ऑप्शन भी इसको हम लोग CAS से डिनोट कर सकते हैं। राइट? एक होता है आपका करंट
अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, इसको हम सिंपली CAD बोल सकते हैं। अब बात समझना, अगर करंट अकाउंट सरप्लस है इसका मतलब कि वजह है फेवरेबल बैलेंस ज्यादा, अनफेवरेबल बैलेंस कम। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम, और इस केस में डेबिट ज्यादा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कम। तो अगर कोई CAS किसी भी देश का आ रहा हो, मतलब इंडिया का जा रहा है, ये जो आ रहा है किसी भी देश का आ रहा है, अगर आपको पता है कि भाई करंट अकाउंट सरप्लस है, इसका मतलब एक हिंट मिलता है। क्या हिंट है? कि हमारा जो देश है ना, या हमारी जो इकोनॉमी है, वो असल में लेंडर है। लेंडर का मतलब हम लोन देते हैं, हम पेमेंट उड़ा देते हैं, और ये हमारी अच्छी सिचुएशन है। करंट अकाउंट सरप्लस होना मतलब बहुत ही प्यारी बात है इकोनॉमी के लिए। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब ये क्या हिंट कर रहा है? ये हिंट कर रहा है कि हमारा जो बोर्स है ना, वो एक्चुअली में बोरोवर है। क्या हिंट कर रहा है? तो इंडिकेट कर रहा है हम बोरोवर लोग हैं, और बोरोवर लोग का मतलब है कि हम जाकर सामने से उन लोगों को पेमेंट उधार में मांग रहे। तो कोई उधार मांगेंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है, ना ही देश के लेवल पे अच्छी बात है और ना ही इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स क्या है। उन कॉम्पोनेंट्स के बाद इन दोनों में सरप्लस और डेफिसिट में से कोई कुछ आएगा। अगर बैलेंस आ रहा है तो हालांकि आता नहीं है, करंट अकाउंट में हमेशा है तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट ही आएगा। ओवरऑल देखने जाएंगे, कैपिटल भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो चाहे बैलेंस्ड BOP का हमने कॉन्सेप्ट कर सीखा ही था। और तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है, तो एक एक नंबर में लेंडर और बोरोवर्स की बात की जाती है। होप आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कैपिटल क्लेम्स की अगर आप बात करो तो कैपिटल अकाउंट्स में किनको रिकॉर्ड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे BOP के जिसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल हो, बेसिकली मैं रेजिडेंट कह देता हूं। अगर हमारे देश के रेजिडेंट मैं हूं, आप हो, या सरकार के लेवल पे है, अगर हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ रहा होगा, ध्यान रखना, those transactions which cause in the change of assets or liabilities of the country, वो सारे ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि भाई जैसे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स थे वैसे इसके भी तो होंगे, बिल्कुल है भाई। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला जो आता है वो आता है बोरोविंग्स, टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम क्यों लिख दिया, बार बार क्यों लिखेंगे? बोरोविंग्स मतलब अगर दूसरे देश से आप बोरो ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो फिर उसको चुपचाप उठाकर लिख दिए क्रेडिट साइड में, ठीक है। और अगर इसकी आप रीपेमेंट करोगे, क्या करोगे? रीपेमेंट तो करोगे ना लोन के रूप में या वैसे, तो फिर आपके दोस्त से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो डेबिट करोगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरे को भी लगता नहीं तो परेशानी होगी। ये तो फर्स्ट कंपोनेंट, ये उसी का पार्ट था। सेकंड वाले में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे देश से, मतलब मान लो कि मैं दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी दूसरे देश में जाके जमीन खरीद लूँ, किसी दूसरे देश के शेयर खरीद लूँ, डिबेंचर्स में पैसा लगा दो, प्रॉपर्टीज में पैसा लगा दो, या मैं जाके फैक्ट्री खोल दूँ दूसरे देश में, तो हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। तो जब भी रेजिडेंट इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। इसे करेंगे जब इन्वेस्टमेंट हो, जब हम दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे तब हम उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कब करेंगे भैया ट्रांजेक्शन को? जब दूसरे देश का आदमी आते हैं, मेक इन इंडिया का भी चल रहा है स्कीम माननीय मोदी जी का, उसमें भी है ना कि दूसरे देश से बनाओ, हमारे यहाँ फैक्ट्री पे बनाओ, आके फैक्ट्री खोले, आके हमको एम्प्लॉयमेंट दे, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाए वहाँ पर, तो फिर वो पैसा लेकर आएंगे हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो आएगा। आएगा मतलब क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया ना कि मोदी जी क्यों बोलते हैं, या हम लोग इकोनॉमिक्स लेवल पे बड़े लोग क्यों कहते हैं कि भाई दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। वो इसीलिए लानी चाहिए कि भैया हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है ना। और थर्ड है नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या होता है बोल रहा है वो मैं बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पूरा भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहा है? दिख रहा है ना तो कुछ चाहिए। ये एक्सचेंज में बेटा कि तुम मुझे यहाँ दिख रहा नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब ये कि वैसे भारत सरकार की जो संपत्ति होती है वो कहाँ होती है? वो RBI के पास होती है।
तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है, दूसरे देशों की जो करेंसी में भारत के अंदर है, डॉलर है, टका है, रुपया है, रुपया तो हमारा ही पाकिस्तानी रुपया है, या रशिया का रूबल है, या फिर युआन है, ये जितने भी स्टर्लिंग है, पाउंड है, बहुत सारे डॉलर है, सबसे महंगी करेंसी, ये सारी करेंसी कहाँ पर है? ये भारत के गवर्नमेंट के नाम पर है। तो भारत के गवर्नमेंट मतलब भारत की सरकार का एसेट है जो आरबीआई अपने पास रखता है, क्योंकि फाइनेंशियल बैंक है भाई, है ना, क्लियर है। अब जब भी हम इससे रिजल्ट्स निकालते हैं, जब हम रिजल्ट्स निकालते हैं कि भाई भारत सरकार को जरूरत है और आरबीआई से हम वो रिजल्ट निकालते हैं, निकालने का मतलब हम जब उस जगह नहीं गया, ठीक है, विड्रॉ करते हैं उसको, तो जब विड्रॉ करेंगे तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट साइड में, और अगर उसको हम ऐड करेंगे, भाई रिजल्ट इतना है और रिजल्ट ऐड कर दो बैंक में जाना, तो उसे फिर हम क्या कर देंगे, डेबिट। आई होप समझ में आ रहा है। सो अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर आपको चेंज दिखने को मिल रहा है विड्रॉ के रूप में या डिपॉजिट के रूप में, उन दोनों ट्रांजेक्शंस को भी हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि कैपिटल अकाउंट्स है तो बीओपी का पार्ट, लेकिन करें हुए हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। एक छोटे न्यूनतम ट्रांसफर के अंदर जैसे डोनेशन होती है, एक डेढ़ दूसरे देश को डोनेशन देता होता हूँ क्या, एक खत्म सा देश बताओ कौन सा, बताओ जल्दी बताओ। पाकिस्तान, हाँ राइट। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवर सिंस 1947 जब से आज़ाद हुए, वो जब से बने, आज़ाद तो हुए ही, बने ही पहली बार, उन लोगों को अमेरिका जो है, क्योंकि वो उन्हीं के गुट में शामिल हुआ था, अमेरिका उनको दवा के डोनेशन किए चले जा रहा था। लगभग बराक ओबामा की जब तक गवर्नमेंट रही यूएसए में, तब तक तो चलता रहा। चाइना भी लगातार डोनेशन देता रहता पाकिस्तान को, कभी नेपाल को दे दिया, कभी श्रीलंका को दे दिया। ये डोनेशन जो देता है ये वन साइडेड है, ये वन वे ट्रांजेक्शन है, ये टू वे ट्रैफिक नहीं। और इसीलिए जब तक डोनेशन 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 जाती रहेंगी, उस देश पर वो डोनेशन मिल रही है ना, वो क्रेडिट होता रहेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को डोनेशन नहीं देता या 10-20 साल के बाद ही खत्म कर देता, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पाकिस्तान का बना रहे होते हैं ना उनके अकाउंटेंट, मुद्दे तो है नहीं पर चलो दो चार है भी, और वो अकाउंट बना रहे होते, तो उनका फेवरेबल की जगह पे अनफेवरेबल बीओपी आता, बर्बाद हो जाते हैं। इतनी सीरियस बात है ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। पाकिस्तान वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाकी लोग ये चाइना में जो है ये चाटुकार लोग ये ना करते तो फर्क ही ना पड़ता। तो ऐसे ही है। आई होप समझ में आ जाए। तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी किसी भी देश के सामने टिकने की, भारत के सामने तो बालक है एकदम। सो भारत में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आया तो समझ में आता है, पूरा का पूरा हिसाब किताब समझ में। अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आ रहा है, करंट अकाउंट में डेफिसिट को कवर करेगा। अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो फिर ये बंदा बैठा हुआ है कवर करने के लिए। इसके अलावा सरप्लस डेफिसिट के लिए हम लोग कल एक और पार्ट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम प्रॉपरली ये बात करेंगे कि कैसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, कैसे हम इस जो सरप्लस में डेफिसिट है, सरप्लस को तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, पर डेफिसिट को कैसे हम लोग उसको आगे डील करें, कहाँ से वो पैसे हम रिकवर करें, दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे करें। सो बहुत सारी चीज़ें कल के वीडियो में भी अवेलेबल होंगी। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो आपके साथ में बना पाऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, चाहे प्रयागराज रहिए। जय श्री राम, जय हिंद।